हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक जोशी, फाउंडर डायरेक्टर सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिजिक्स, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत होती है, जिनमें से एक है वेक्टर। अब हमें वेक्टर चाहिए क्यों, इस पर हम विचार करते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक नंबर और उसका यूनिट देने से काम चल जाता है। मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट बताने से काम चल जाता है। जैसे यूजुअली आप लेंथ मेजर करते हैं तो आप उसको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि आप एक नंबर बताते हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, और साथ में एक यूनिट बताते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला के बोल देते हैं हम मैग्नीट्यूड। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे मास को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। एंड देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर। लेकिन अगर ऐसी क्वांटिटीज हों जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हूँ, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी बताते समय आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है, एज वेल एज आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। क्योंकि आपको सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं। तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी, नहीं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिनके पास डायरेक्शन भी हो। पर क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मिल जाने से कोई फिजिकल क्वांटिटी गारंटेड वेक्टर हो जाती है? नहीं। ऐसे भी कई एग्जांपल्स हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल दे आर स्केलर। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है? एक चीज तो जरूरी है कि वो मैग्नीट्यूड रखती हो, दूसरी चीज जरूरी है कि वो डायरेक्शन भी रखती हो, और तीसरी चीज जरूरी है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए नॉर्मल अलजेब्रा इस्तेमाल नहीं होता हो, वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल होता हो। और यही वो बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम ले लें 2 ऑरेंजेस और उनमें ऐड कर दें 2 मोर ऑरेंजेस, देन व्हाट वी गेट इज 4 ऑरेंजेस। 2 प्लस 2 कभी 0 तो नहीं हो सकता ना, और हमेशा 2 प्लस 2 4 ही पढ़ा है हमने। और हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में ऐड करने पर बढ़ती हैं, जैसे 2 ऑरेंजेस प्लस 2 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 ऑरेंजेस प्लस 2 ऑरेंजेस और 0 ऑरेंजेस, क्योंकि हम ऑरेंज खा तो नहीं गए हैं, हम तो ऐड कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको अगर आप ऐड करोगे तो वो वैनिश हो जाएंगी। जैसे साउंड प्लस साउंड बराबर नो साउंड, इंटेंसिटी प्लस इंटेंसिटी बराबर नो इंटेंसिटी, फोर्स प्लस फोर्स बराबर नो फोर्स। इधर से भी इतना ही फोर्स, इधर से भी इतना ही फोर्स दबा रहे हैं और कुछ कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब फोर्स न्यूट्रलाइज हो गया, नेट जीरो हो गया। इसका मतलब फिजिक्स में ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें
तो वो उस अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती जो हमने बचपन से पढ़ा है, जिसे हम अरिथमेटिक अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। इसलिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की। जैसा कि हमने अभी आपस में डिस्कस किया, सबसे पहले हम सोचते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू इनटू उसका यूनिट। फॉर एग्जांपल लेंथ इज 10 मीटर, in which 10 meter represents magnitude, 10 is numeric value and meter is unit. Numeric value describes that how many times the unit is included in that measurement. That means अगर हमने 10 मीटर का डिस्टेंस मेजर किया तो 10 मीटर लिखने का अर्थ है कि 1 मीटर 10 टाइम्स आ रहा है उस मेजरमेंट। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए केवल यूनिट बताना जरूरी होता है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। सो हम स्केलर्स को डिफाइन करेंगे दैट ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट कंप्लीटली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। लाइक मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि टाइम के पास एक सिंगल डायरेक्शन है कि वो आगे ही जा रहा है, लेकिन हमें दो टाइम को जोड़ने के लिए कभी वेक्टर रूल को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इसलिए टाइम जो है वो स्केलर ही है। इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर ही है। So what is a vector quantity? A vector quantity is that which contains magnitude, specific direction and it obeys the laws of vector addition. मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, एक निश्चित दिशा स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ उसे ओबे करना चाहिए वेक्टर एडिशन के रूल। अब ये वेक्टर एडिशन के रूल कैसे फॉलो करना चाहिए, अपन इस पर थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना क्यों चाहिए, हम इसके बारे में सोचते हैं। If you can imagine a situation in which a same block is pushed by two persons, boy A and the girl B, both are pushing the same block but in opposite direction with the same force. Say 10 Newton and 10 Newton be that force. तो अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों एक ही ब्लॉक को धक्का लगा रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और सेम फोर्स से लगा रहे हैं, तो क्या ये ब्लॉक कहीं जाएगा? नहीं। मतलब हमने 10 न्यूटन में 10 न्यूटन मिलाया एंड वी हैव नथिंग। Isn't it amazing? 10 plus 10 gives us 0. But with our understanding of arithmetic algebra, we already know that 10 plus 10 must be 20. But it is not the case. 10 plus 10 may be 0. Now, if we can imagine second case. तो second case में वो लड़की लड़के की ही साइड आकर इस ब्लॉक को पुश करने लगी। That means पहले फोर्स लगा रहे थे वो एंटी पैरेलल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्सेस के बीच का एंगल था 180 और अब वो लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब फोर्सेस के बीच का एंगल है 0। एंड नाउ वी कैन सी कि ब्लॉक मूव करेगा और यहाँ पर नेट फोर्स आएगा 20 न्यूटन। इसका मतलब फोर्सेस के बीच के एंगल के बेसिस पर आंसर 0 से लेकर 20 तक कुछ भी हो सकता था। मतलब अगर F1 और F2 दो वेक्टर हैं और दोनों की वैल्यू 10 और 10 थी, तो उसका आंसर 10 प्लस 10 20 भी हो सकता है, 10 माइनस 10 0 भी हो सकता है और 0 से लेकर 20 तक कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही गजब की बात है। मतलब अगर हम दो फोर्स को ऐड कर रहे हैं वेक्टोरियली, तो उनका मैग्नीट्यूड F1 माइनस F2 से F1 प्लस F2 तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें एक ऐसे नए अलजेब्रा की जरूरत है जो न केवल F1 और F2 के मैग्नीट्यूड के लिए सेंसिटिव हो, बल्कि वो उनके बीच के एंगल के लिए भी सेंसिटिव हो। क्योंकि यहाँ मैंने फोर्स चेंज नहीं किए, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ही थे, लेकिन जब वो एक्ट कर रहे थे 180 पर तो आंसर 0 बना रहे थे और जब वो पैरेलल एक्ट करने लगे तो आंसर 20 बना रहे हैं और
अब इन दोनों एंगल 0 और 180 के बीच में बहुत से और एंगल हो सकते हैं और हर नए एंगल पर वो एक नया आंसर बनाएंगे। इसका मतलब अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो उनका आंसर ए प्लस बी से ए माइनस बी के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनके बीच का एंगल क्या है। इसलिए हमें एक ऐसा नया अलजेब्रा चाहिए जो न केवल ए और बी के मैग्नीट्यूड के लिए सेंसिटिव हो बल्कि उनके बीच के एंगल के लिए भी सेंसिटिव हो। इसलिए हम वेक्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिनको आप डायरेक्ट 2 + 2 = 4 वाले मेथड से ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है कि जब आप 2 + 2 करें तो आंसर 0 से लेके 4 के बीच में कुछ भी आ जाए। इसके लिए हमें एक नया अलजेब्रा सीखना पड़ रहा है। सो फाइनल कंक्लूजन है कि एक वेक्टर के पास जरूरी में क्या होना चाहिए? अ वेक्टर मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड इट मस्ट ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और उसे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए। अब कभी कभी हमारे साथ धोखा हो जाएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो ये दो काम करती होंगी, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, लेकिन वो वेक्टर एडिशन के रूल नहीं फॉलो करती होगी। तो हमें लगेगा कि ये वेक्टर होना चाहिए पर वो वेक्टर होगी नहीं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें लग सकता है कि जैसे थोड़ी देर पहले दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे, सेम जब उनका मैग्नीट्यूड था 10 और 10 तो वो कैंसिल हो गए थे। तो अगर हम मान लें कि ये भी 10 एम्पियर आ रहा है और ये भी 10 एम्पियर आ रहा है और हमें लगे कि ये आके यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो अगर यहाँ हम एक थर्ड वायर कनेक्ट कर दें तो अगर हम धोखे में हैं, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है, तो हमें लगेगा कि ये 10 और 10 तो खत्म हो जाएंगे, तो इस थर्ड वायर में तो कुछ आएगा नहीं। और अब सपोज कि कोई इसको पकड़ ले, इस वायर को, और सोचे कि इधर तो कोई करंट ही नहीं आएगा, लेकिन होने ये वाला है कि करंट किरचॉफ्स लॉ से जुड़ता है। एक जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही वहां से दूर चले जाता है, वहां कोई लॉस नहीं होता करंट का। तो इन भाई साहब को 20 एम्पियर वाला मजा आएगा और इनके बाल खड़े हो जाएंगे क्योंकि इनको शॉक लगेगा। इस तरह करंट हमें धोखा दे रहा था। उसके पास मैग्नीट्यूड था, स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, बट स्टिल इट इज अ स्केलर, क्योंकि उस वो वेक्टर एडिशन के रूल फॉलो नहीं करता। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमें समझना चाहिए कि हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर तभी कह सकते हैं जब वो ये तीन एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करती हो। इट मस्ट कन्फाइन मैग्नीट्यूड, इट मस्ट कन्फाइन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड इट मस्ट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम एक एरो से, एक लाइन जिसमें एक एरोड हेड होगा। एरोड हेड उसकी डायरेक्शन बताएगा और जो लाइन है उसका लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ हमें समझना चाहिए कि जो वेक्टर का लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। मतलब अगर हम दो वेक्टर्स को एक ही स्केल पर ड्रॉ करते हैं, आप लोगों ने ग्राफ बनाए होंगे बचपन में, तो हम पहले ग्राफ में स्केल डिसाइड करते हैं कि एक ब्लॉक कितने सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसे ही ग्राफ पेपर पर अगर हमें वेक्टर को ड्रॉ करना है तो पहले स्केल को डिसाइड करना पड़ता है। दो अलग अलग वेक्टर जो डिफरेंट स्केल पर ड्रॉ किए गए हैं उनमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन है और ये एक पेंसिल है, पेंसिल छोटी है, पेन बड़ा है।
तो मैं इनकी लेंथ को तभी कंपेयर कर सकता हूं जब ये सेम स्केल पर ड्रॉ किए गए हैं। ये 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है और पेंसिल इससे आधी है, तो ये 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर देगी, लेकिन तब जब ये सेम स्केल पर ड्रॉ किए गए हों। सो इसलिए हम ऐसे ही वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं जो सेम स्केल पर ड्रॉ किए गए हैं। मैंने लेंथ को डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं लिखा है, मैंने लिखा है कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, बिकॉज हमें पहले स्केल डिसाइड करना होगी, फिर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एरो को बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर और इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। तो इसलिए हमारे पास वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम एक लाइन जिसमें एक एरोड हेड हो उससे रिप्रेजेंट कर लें। अगर हमें इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है तो मान लीजिए एक वेक्टर था ए वेक्टर, तो इसको लिखने का तरीका होगा ए एंड वी पुट एन एरो अबव ए। तो ये होगा इसको लिखने का तरीका ए वेक्टर। There are two types of vectors. One is polar vector and another one is axial vector. So what is polar vectors? Polar vectors are commonly used to represent translational effect or in translatory motion like displacement, velocity, acceleration. जो ट्रांसलेटरी मोशन के पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो पोलर वेक्टर होते हैं। इसमें वेल डिफाइंड टेल और वेल डिफाइंड हेड होता है। हमें पता होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहे हैं। अगर एक बंदा पोजीशन ए से स्टार्ट करता है और पोजीशन बी पर अपनी जर्नी को एंड करता है, तो ए से बी को मिला के स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और इसका वेल डिफाइंड टेल, वेल डिफाइंड हेड होता है और ये ट्रांसलेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे वेक्टर्स को हम बोल रहे हैं पोलर वेक्टर्स। वो बहुत सारे सकते हैं, वेलोसिटी भी पोलर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी पोलर वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी है, मोमेंटम भी है, फोर्स भी है। ये सभी पोलर वेक्टर्स हैं जो कि ट्रांसलेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो रोटेशन इफेक्ट को शो करते हैं। रोटेशनल मोशन में यूज होने वाले पैरामीटर जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सभी एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक प्लेन ऑफ पेपर है और उस प्लेन में इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, जैसे कि एक फैन है जो कि घूम रहा है। जिस प्लेन में रोटेशन चल रहा है उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में वो वेक्टर होता है जो होता है एक्सियल वेक्टर, जो कि रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि दोनों फिगर्स में दिखाया गया है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को इसको हम राइट हैंड स्क्रू लॉ से बता सकते हैं। अपनी उंगलियों को वैसे घुमाइए जैसे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जब भी इसको एंटी क्लॉकवाइज पाएंगे तो ये आपकी तरफ, और जब आप रोटेशन को क्लॉकवाइज पाएंगे तो आपसे दूर, यानी देखने वाले की तरफ आता है जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो देखने वाले से दूर चले जाता है, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक्सियल वेक्टर जिस प्लेन में रोटेशन चल रहा होता है। पंखे की एंगुलर वेलोसिटी, अगर पंखा ऐसे घूम रहा है तो या तो नीचे हो सकती है या ऊपर हो सकती है, डिपेंड करता है वो किधर घूम रहा है। राइट हैंड की फिंगर्स को उधर घुमाइए जिधर वो घूम रहा है और तब थंब शो करेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन या एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन, जो कई हो सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर दो प्रकार के वेक्टर होते हैं, एक पोलर वेक्टर जो हमें ट्रांसलेटरी मोशन से एसोसिएटेड पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करना बताता है, और एक एक्सियल वेक्टर जो हमें रोटेशनल मोशन से एसोसिएटेड पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करना बताता है। हमारा पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। हम देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास पहले से कोई वेक्टर है जो कि कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वो हम वेरियस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है
और अगर हम उसे किसी स्केलर मतलब नंबर जिसके पास सिर्फ क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऐसा हो, तो अगर हम एक वेक्टर को एक मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा तो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। अब हम मान लेते हैं कि लैम्डा एक स्केलर है जो कि एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 1.5 2.5 या नेगेटिव वाला कोई नंबर है, व्हाटएवर इट इज, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट लैम्डा एक स्केलर है। सो अगर हम लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दें ए वेक्टर के साथ, तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाता है बी वेक्टर, जो होता है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। मतलब किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वो लैम्डा टाइम्स हो जाता है। अब अगर लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज चेंज। मतलब अगर लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर लैम्डा था +2, तो हमारे पास ये तो ए वेक्टर था, तो जो बी वेक्टर है जो कि लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है, वो 2 टाइम्स ए वेक्टर होगा। मतलब उसका मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लेंथ डबल हो जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वही रहेगी। अब मानिए कि अगर लैम्डा एक नेगेटिव नंबर है, अगर लैम्डा एक नेगेटिव नंबर है, देन क्या होगा? नेगेटिव नंबर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is changed and direction is flipped over itself. Means for example अगर लैम्डा होता -2, तो ए वेक्टर तो ठीक है, लेकिन जो बी वेक्टर होता जो कि -2 ए वेक्टर होता, वो मैग्नीट्यूड में तो डबल होता, लेकिन उसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन के अपोजिट होती। मतलब जब भी आप किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, जितना भी स्केलर का मैग्नीट्यूड है उतने टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन वो की वही रहेगी, और अगर नेगेटिव नंबर है तो डायरेक्शन पलट जाएगी, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट है तो ईस्ट हो जाएगी। फिर पैरेलल वेक्टर्स एक डेफिनेशन आती है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे वे एक ही लाइन पर हो या पैरेलल लाइंस पर हो, लेकिन वो सारे वेक्टर्स जो कि एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। जैसे a वेक्टर, 2a वेक्टर, a/2 वेक्टर, दे ऑल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ये सभी एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो हम सोचे कि जब हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते होंगे, तो जो चीज हमारे पास आती होगी वो पैरेलल वेक्टर होता होगा, क्योंकि अगर मैं a को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a वेक्टर बनेगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ a वेक्टर बनेगा। मतलब अगर मैं पॉजिटिव नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक नया वेक्टर आता है जिसे मैं पैरेलल वेक्टर कह सकता हूं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर b वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स a वेक्टर है, तो a और b वेक्टर पैरेलल होंगे अगर n एक पॉजिटिव नंबर हो।
दैट मीन्स ए वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नया वेक्टर बनता है वो डेफिनेटली ए के पैरेलल ही होगा। लेकिन अगर स्पेशल केस में n इज इक्वल टू 1 हो जाए तो बी वेक्टर और ए वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। इस समय ए और बी वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। मतलब इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहते हैं। मतलब इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर का स्पेशल केस है, क्योंकि बी वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ए वेक्टर में n का कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, तो b और a पैरेलल होते हैं। बट जब एक्सक्लूसिवली n बराबर 1 होता है तब b वेक्टर और a वेक्टर इक्वल होते हैं। मतलब सारे इक्वल वेक्टर तो पैरेलल होंगे ही, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल हो जरूरी नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर और 2a वेक्टर भी पैरेलल है। लेकिन ए वेक्टर और 2a वेक्टर, ए वेक्टर और a बाय 2 वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा, जबकि पैरेलल होने के लिए केवल डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, but all parallel vectors are not necessarily equal vectors. So clearly all equal vectors are parallel vectors, but all parallel vectors are not necessarily equal. Now, anti-parallel vectors. All those vectors which act in opposite directions, that means in anti-parallel directions, are known as anti-parallel vectors, whatever be their magnitudes. उनकी लंबाई, उनकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो एंटी पैरेलल वेक्टर वो हैं जो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि अगर बी वेक्टर बराबर है n टाइम्स ए वेक्टर, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल इफ n इज निगेटिव। क्योंकि अगर n निगेटिव होगा तो वो जो मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा वो तो लाएगा, पर डायरेक्शन को पलट देगा। और यहाँ महत्वपूर्ण है, यहाँ इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का अपोजिट होना। इसलिए फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू -3, तो a वेक्टर तो जो था वो था, b वेक्टर होगा, b वेक्टर जो होगा उसकी लेंथ 3 टाइम्स होगी और वो a के ऑपोजिट होगा। स्पेशल केस में हम मान लें कि अगर n बराबर -1 होगा तो b वेक्टर बराबर -a वेक्टर होगा। इस समय b और a का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी। ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल ए वेक्टर के बराबर है लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो फिर से क्लियर हुआ, एंटी पैरेलल वेक्टर बहुत सारे होंगे, उनका ही एक स्पेशल केस होगा नेगेटिव वेक्टर। मतलब सारे एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि वो सारे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है वो एंटी पैरेलल होते हैं, चाहे उनकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो। पर ऐसे वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं वो नेगेटिव वेक्टर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं होते, लेकिन सारे नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं। तो क्लियरली ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स मस्ट नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। वे सभी वेक्टर जो एक ही लाइन पर हों वो कोलिनियर वेक्टर हैं। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो एक ही लाइन पर हो। मतलब सारे पैरेलल और सारे एंटी पैरेलल, जो भी वेक्टर चाहे वे एक ही डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, बट एक ही लाइन पर हो, वो सारे वेक्टर्स होंगे कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। वो सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में होते हैं, ऑल दोज वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम प्लेन
आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स व्हाटएवर बी देयर ओरिएंटेशन, मतलब उनके ओरिएंटेशन कुछ भी हो। सपोज आपके घर में जो एक दीवार है उस पर आप कितने भी वेक्टर बना देते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो सारे वेक्टर कोप्लेनर है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, हमारे पास दो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है और वाई जेड प्लेन है। येलो कलर के दोनों वेक्टर ए और बी वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब ए और बी कोप्लेनर है, भले ही उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन वो एक प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो वो कोप्लेनर है। इन सिमिलर फैशन ऑरेंज कलर के दोनों जो वेक्टर हैं, सी वेक्टर और डी वेक्टर, वो वाई जेड प्लेन में है, इसलिए वो कोप्लेनर है। ए और बी कोप्लेनर है अपने प्लेन में, सी और डी कोप्लेनर है अपने प्लेन में, ए बी का सी डी से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्करेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट वेक्टर्स। वो सारे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, वो कोप्लेनर हो नहीं हो, बस वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, तो उनको बोलेंगे हम कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक वेक्टर को बनाने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, मतलब जिसकी लेंथ है 1, और इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। इसकी यूनिट नहीं होती, ये मजेदार बात है। यूनिट नहीं होती इसलिए ये एक प्योर डायरेक्शन है। इसको आप किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ एसोसिएट कर दीजिए तो ये उसे डायरेक्शन दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर चैप्टर में, इसलिए हम इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, आप किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो होगी उस वेक्टर की डायरेक्शन, और जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वही है यूनिट वेक्टर। तो देखते हैं कैसे। यूनिट वेक्टर को एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो अगर हम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अपन एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, ए वेक्टर को हम लिखते हैं 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। इसमें इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और ड्यू ईस्ट है इसकी डायरेक्शन। अब अगर हम इसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं और हम ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो ए वेक्टर को तो लिखना पड़ेगा 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, पर अब इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड को लिखना पड़ेगा 10 न्यूटन, क्योंकि ड्यू ईस्ट तो डायरेक्शन थी। 10 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ड्यू ईस्ट। ओहो, हो सकता है मैंने न्यूटन यूनिट लिखी तो ये एक फोर्स था, यानी as far as A vector is concerned, it's a force of 10 Newton in the direction of east. As far as magnitude of A is concerned, once again, it's a force of 10 Newton without direction. But when we divide a vector with its own magnitude, then 10 Newton becomes cancel out, means magnitude becomes 1 without unit, and it consists of the direction of main vector. That means वेक्टर के पास उसकी डायरेक्शन रह गई, मैग्नीट्यूड 1 रह गया। अब अगर मैं याद कर लूं कि ए कैप का मतलब होता है 1 ड्यू ईस्ट, और अगर मैं बोलूं 2 ए कैप तो आप मतलब निकालेंगे 2 ड्यू ईस्ट। अगर मैं बोलूं 2 मीटर ड्यू ईस्ट तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 ए कैप, 2 मीटर ए कैप। अगर मैं लिखता हूं 2 मीटर पर सेकेंड ए कैप तो अब वो पढ़ा जाने लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, सो इट्स द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। इसका मतलब अगर हम किसी वेक्टर से उसकी डायरेक्शन छुड़ा लें, किसी दूसरे मैग्नीट्यूड पे अगर उसे लगा दें तो वो भी वेक्टर बन जाएगा और उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में हमारा गिवन वेक्टर था। इसलिए
यूनिट वेक्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट वेक्टर मतलब प्योर डायरेक्शन, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसे किसी के भी साथ चिपका दो, वो उसे वेक्टर बना देता है। इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमेशा लिखा करेंगे प्लस आई, जबकि माइनस एक्स के लिए लिखा करेंगे माइनस आई। वाई एक्सिस में लिखा करेंगे प्लस जे कैप और माइनस वाई में लिखा करेंगे माइनस जे कैप। जेड एक्सिस में लिखा करेंगे प्लस के कैप और माइनस जेड एक्सिस में लिखा करेंगे माइनस के कैप। अब यदि कोई मुझसे कहता है कि ए वेक्टर का मतलब है 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो मैं तुरंत इसका मतलब समझ जाता हूं कि वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस तरह मैं डायरेक्ट पता लगा लेता हूं। यानी ये जो मुझे इतना बड़ा इंग्लिश में लिखना पड़ता वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उसका एक सिंपल नोटेशन आ गया मेरे पास, 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसी तरह मैं अगर यहाँ आई की जगह जे इस्तेमाल करता तो मैं समझ जाता कि ये वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, और के इस्तेमाल करता तो ये जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। यहाँ ये क्लियर है कि आई का मैग्नीट्यूड निकालें या जे का मैग्नीट्यूड निकालें या के का मैग्नीट्यूड निकालें, इनका आंसर 1 आएगा। इसलिए आई जे के का आप किसी के साथ भी प्रोडक्ट कीजिए, उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आता, बस ये उसके साथ जुड़कर उसको डायरेक्शन दे देते हैं। जैसे जब मैंने 2 मीटर पर सेकेंड के साथ आई कैप जोड़ा, तो आई कैप उसमें चिपक जाने पर 2 मीटर पर सेकेंड पर कोई अंतर नहीं पड़ा। आई कैप लग जाने से बस उसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आ गई।